नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यहां पर आपके लिए जो दिसंबर 2019 में परीक्षा हुई थी, 8 दिसंबर 2019 को जो सीटेट की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा के प्रश्न पत्रों का हल लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो सीटेट है वो 5 उसमें पार्ट होते हैं, जिसमें बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, मैथ्स हो जाते हैं और उसमें आपका भाषा है और पर्यावरण है। तो मैं यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों का यहाँ पे मैं आपको हल करवा रहा हूँ, जो पार्ट 1 है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, जिसमें 10 प्रश्न है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपको वीडियो के आई स्क्रीन पर यहाँ पे दे दिया जाएगा, नहीं तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो दिसंबर 2019 में हुए हैं, उसके वीडियो का पार्ट 2 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ, जो प्रश्न नंबर 11 से 20 तक होगा। फ्रेंड्स, मैं छोटे छोटे वीडियो का पार्ट्स यहाँ पर आपको बना करके दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको यहाँ पर एकदम डीपली आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फ्रेंड्स, तो यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप जाकर के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर आपके लिए ना तो पीडीएफ लेकर के उपस्थित हूँ, सिर्फ प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हूँ और उसको मैं यहाँ पर बोर्ड पर उसका डीलिंग करूंगा। तो यदि प्रश्न आप इसी तरह का प्रश्नों का हल करना चाहते हैं और यहाँ पे सामने फेस टू फेस कोचिंग के जैसा क्लास करना चाहते हैं, तो आप अपने चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़िए। मैं सारे तरह के प्रश्नों का हल आपके साथ बोर्ड पर यहाँ पर ट्यूटोरियल क्लास की तरह ले रहा हूँ। फ्रेंड्स, तो आप भी यदि सीटेट है या किसी अन्य टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, या आपको जीके ट्रिक्स चाहिए, या किसी स्टेट का जीके ट्रिक्स चाहिए, तो आप इन सभी चीजों के लिए हमारे चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़ करके सारा मटेरियल आपको प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं आज यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट 2, जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कुछ प्रश्न आपका दिसंबर 2019 में पूछा था, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बुद्धि के बारे में सही है। यानी आपको बताना है मित्र यहाँ पर कि बुद्धि के बारे में एकदम सटीक आंसर क्या हो सकता है। देखिए, इसमें तो आपको लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उसके अंतर्गत आपको सटीक आंसर क्या है ये आपको बतलाना है। तो आप चलते हैं ऑप्शन की ओर। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। तो फ्रेंड्स, यह बात एकदम गलत है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऐसा कोई बात नहीं है। बुद्धि कोई निश्चित योग्यता नहीं है, उसका हमेशा विकास होते रहता है और उसका कोई निर्धारित योग्यता नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन देखते हैं, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बुद्धि नहीं, बुद्धि लब्धि परीक्षण होता है कि आपकी बुद्धि लब्धि कितनी है, वो भी एक परीक्षण स्पेशलिस्ट है, न कि मानकीकृत है, और सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया नहीं जा सकता। ये एक गौण या लगभग माना जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका बुद्धि के बारे में सटीक नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट है आपका, बुद्धि एक एकात्मक कारक एवं एकांकी विशेषांक है। तो ये नहीं है, बुद्धि एक एकात्मक कारक नहीं है, इसमें बहुआयामी कारक होते हैं, जिसमें बहुत से बहुआयामी कारक मिलकर के एक अलग अलग प्रकार के कार्य करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी एक गलत है। नेक्स्ट आप देखिएगा, बुद्धि बहुआयामी है एवं जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है कि बुद्धि जो होते हैं वो बहुआयामी प्रकार के हैं। मेरी बुद्धि कुछ और हो सकती है, मेरे से सटे मेरे फ्रेंड्स की बुद्धि कुछ और हो सकती है, उसकी बुद्धि कुछ और हो सकती है। यानी बुद्धि विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिससे कि इस पृथ्वी पर बहुत ढेरों सारे काम है जो मुझसे संपन्न नहीं हो सकता है, तो वो अगला पर्सन से संपन्न हो जाता है, वो अगला पर्सन उस कार्य को काम कर देता है। यानी बुद्धि बहुआयामी है, एकाकी नहीं है। विभिन्न प्रकार की बुद्धियां लोगों के बीच होती है, जिसके कारण जटिल से जटिल समस्याओं का भी समाधान होता है। नहीं तो अगर सबकी बुद्धि एक ही प्रकार की रहेगी तो वो जटिल समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि बुद्धि क्या होती है, बहुआयामी होती है, जिसके कारण हम लोग के विभिन्न प्रकार के कार्यों का यहाँ पे समाधान निकल करके आता है। एक व्यक्ति किसी और बुद्धि का हो सकता है, तो एक व्यक्ति तीव्र बुद्धि का हो सकता है, तो एक व्यक्ति प्रखर बुद्धि का हो सकता है, तो एक व्यक्ति मंद बुद्धि का हो सकता है। यानी किसी न किसी कार्य में लोग अलग अलग दक्ष होते हैं,
बहुआयामी प्रकार से होते हैं, जिसके कारण इस पृथ्वी पर बहुत प्रकार के कामों का समाधान होता है। यानी यह फ्रेंड्स, अब आप समझ गए हो कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि बहुआयामी है एवं जटिल योग्यताओं का एक समूह है। मतलब वो समूह में मिलकर के लोग वो जटिल जो होते हैं उसको धीरे धीरे क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, उसको सोल्व कर देते हैं। तो ये यहां पर आपका सही था। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपने 11 नंबर क्वेश्चन को देखा। अब हम चलेंगे यहां पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ आपका आ रहा है, देखेंगे आप यहां पे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है फ्रेंड्स यहां पर, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। यानी यहां पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि रूही एक नाम की लड़की है जो हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान, मतलब एक से अधिक समस्या के समाधान करने के बारे में हमेशा सोचते रहती है। तो इनमें से काफी समाधान मौलिक भी होते हैं जो कि जुड़े हुए रहते हैं, और कुछ अलग प्रकार के भी यहाँ पे समाधान होते हैं, उसके बारे में हमेशा सोचते रहती है। तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि रूही में किस प्रकार का गुण पाया जाता है, किस कारण से वह एकाधिक समस्याओं का समाधान कर रही है, तो उसके अंदर किस प्रकार का विचार है, ये आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं यहां पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सृजनात्मक विचारक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सृजनात्मक विचारक वाले व्यक्ति वही माने जाते हैं जो हर दिन हर समय नए नए चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, नई नई समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, नई नई भविष्यवाणियां करते रहते हैं। उनके अंदर हर समय सृजन होते रहता है नए नए प्रश्नों का, और उसका समाधान भी करते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो सृजनात्मक विचारक के कहते हैं। वो नहीं कि एक ही स्थान पर एक ही चीज जो हम जान गए उसी का सिर्फ समावेश कर रहे हैं, नहीं, अनेक प्रकार के इनके अंदर की जिज्ञासा होती है, और उस जिज्ञासा के अंतर्गत यहां पर समस्या का समाधान खोजते रहते हैं और नए नए चीजों का, नए नए प्रश्नों का सृजन करते रहते हैं। तो इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो सृजनात्मक विचारक का कहा जाता है। तो रूही भी यहां देखिए, रूही हमेशा, हमने क्या बोला कि सृजनात्मक विचारक वाले व्यक्ति क्या होते हुए हमेशा हर समय नए नए प्रश्नों को ढूंढते रहते हैं, नए नए चीजों का, समस्या का समाधान करते हैं, ये सृजनात्मक विचारक होते हैं। तो रूही हमेशा समस्या के एकाधिक, मतलब एक से अधिक समस्याओं का समाधान करते रहती है। तो वह किस प्रकार के विचार से प्रेरित है आपको बताना था फ्रेंड्स। तो मैं यहां पे बता दूं कि रूही जो है वह आपके सृजनात्मक विचार से प्रेरित है, जिसके कारण वह हर समय नई नई समस्या का लेकर के आती है और एक से अधिक समस्याओं का समाधान करती है। इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं सृजनात्मक विचारक कहे जाते हैं, जो कि यहां पर रूही के लिए भी सटीक बैठता है, और रूही जो है वह सृजनात्मक विचारक की कही जाएगी। तो ये आपका सही ऑप्शन इसमें निकल रहा है कि सृजनात्मक विचारक है, क्योंकि एक से अधिक समस्याओं का समाधान कर रही है, इस कारण से यह सृजनात्मक कही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अविचारक विचारक। अविचारक विचारक का मतलब है फ्रेंड्स कि इस तरह के विचार जो होते हैं वो कल्पना शक्ति में ही छुपे रह जाते हैं, वो आगे कुछ नया नहीं कर पाते हैं, वो सोचते ही रह जाते हैं केवल। अनम्य विचारक, अनम्य विचारक मतलब कि अन्य तरह के विचार करते हैं, वो करते रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और आत्म केंद्रित विचारक भी वैसे होते हैं जो मन में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम ये अंदर से ही आत्मा से सिर्फ केंद्रित रहते हैं, वो बाह्य रूप में बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इसको हम लोग आत्म केंद्रित विचारक कहते हैं। ये सिर्फ लिखा पढ़ी में बाहर नहीं आ पाते हैं, आत्म केंद्रित विचारक हैं। तो यहां पर सृजनात्मक विचारक से संबंधित है। रूही किस विचार से प्रेरित है, सृजनात्मक विचार से प्रेरित है। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 12 का, यदि कोई व्यक्ति हमेशा एक से अधिक समस्याओं का समाधान करने के बारे में सोचते रह रहा है तो उसके अंदर किसी न किसी प्रश्न का सृजन हो रहा है, और उसी के अंतर्गत वह क्या कर रहा है, यहाँ पे समस्याओं का समाधान भी कर रहा है। तो इस प्रकार का व्यक्ति सृजनात्मक विचारक का होता है, और रूही भी यहाँ पर सृजन कर रही है और उसका समाधान कर रही है, इसलिए रूही को सृजनात्मक विचारक का कहा जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न आपको मिल जाएगा आगे देखिए। ये देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मित्र,
आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रक्रिया जो चल रही है उसमें आपका क्या है कि कुछ बच्चों को वंचित रह गए हैं, छूट गए हैं, समूह से संबंधित छूट गए हैं, वंचित हैं। तो उन विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में विद्यार्थियों द्वारा जो है आपका पार्टिसिपेंट कम लिया जा रहा है, कम उसमें उपस्थित हो रहे हैं। तो एक शिक्षक हैं आप, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बच्चों की सहभागिता कम नहीं हो, ये आपको इसमें पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके लर्निंग के क्लास चल रहे हैं उसमें कुछ विद्यार्थियों के द्वारा वंचित रह गए हैं या आपके क्लास में वो सहभागिता नहीं ले रहे हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन की ओर, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए, ये तो आप हरगिज नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि कोई भी बच्चा यदि वो लो लेवल का भी हो तो आपके पास इसीलिए आया है कि उसको सीखना, ये नहीं कि उसको आप डांटेंगे फटकारेंगे तो वह बच्चा आपसे वंचित हो जाएगा और सीखना नहीं चाहेगा और आपकी वहां पर सहभागिता बच्चे का कम हो जाएगा। यानी आप यह नहीं कर सकते हैं कि बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इस स्थिति को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, यह भी बात गलत है फ्रेंड्स। यदि आपके जो आप कक्षा का संचालन कर रहे हैं अगर 50 बच्चों का था, यदि 20 बच्चे आ रहे हैं, 30 आप में सहभागिता नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि हम वैसे ही स्वीकार कर लेंगे, यह सही बात नहीं है। हमें उसके लिए प्रयास करना है कि बच्चे किस प्रकार से आएंगे। आप अगर उसी प्रकार से छोड़ देते हैं तो यह एक सबसे खराब शिक्षक का पहचान हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट, यह भी आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। यानी क्या आप यह बात सही मान रहे हैं कि जो विद्यार्थी आपकी कक्षा में भाग नहीं ले रहे हैं लेकिन अन्य की कक्षा में हो सकता है कि वे भाग ले रहे होंगे, तो क्या आप अपनी अपेक्षा उनसे कम कर दीजिएगा? ये चीज नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। आपको इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, आपको जानने की आवश्यकता है कि हम में बच्चों की, हमारे शिक्षण अधिगम में बच्चों की स्थिति सहभागिता खराब है लेकिन अन्य में वह सही पाया जा रहा है, इसकी क्या त्रुटि है। ये नहीं कि आप उसको उतना ही पर छोड़ करके अगर 50 में 20 बच्चे आ रहे हैं तो सिर्फ 20 बच्चों का ही क्लास लेंगे और 30 बच्चों के लिए आप कुछ नहीं सोचेंगे। आपको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आप किस तरह से उस बच्चे को यहां पर लाएंगे। तो यह भी ऑप्शन आपका यहां पर फ्रेंड्स गलत है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। एकदम सही है फ्रेंड्स। यदि आप पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाई में वहां पे शिक्षण अधिगम में बच्चों की उपस्थिति कम है, इसका मतलब आपको अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए कि हो सके कि हमसे पढ़ाई में ऐसा हो रहा है जिससे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो या जिससे बच्चे को ज्यादा कठिनाई महसूस हो रहा हो, तो आपको सरल शब्दों का प्रयोग करना होगा। यानी आपको अपने शिक्षण पर विचार करना चाहिए, सही ऑप्शन है। तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार हेतु नए तरीके ढूंढने चाहिए, तो यह एकदम सही ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो आपको बता दूं मैं कि शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है, जिसके तहत आप 6 से 14 वर्ष तक के किसी भी बच्चों को आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। यदि वो शिक्षा से वंचित है तो उसको एक से एक तरह का प्रयोग करके, प्रयोजन करके आपको विद्यालय से जोड़ना है। यानी बच्चा अगर आपके क्लास में सहभागिता नहीं ले रहा है तो यह शिक्षक की समस्या है कि आपसे प्रॉब्लम है, बच्चों की समस्या नहीं है। इसलिए आप अनेक तरह के प्रयास करेंगे, अनेक प्रयास करेंगे जिससे हो सके कि बच्चे आप में जुड़े। तो जी फ्रेंड्स, यहां पर इसका जो मेन आंसर था वो 4 है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर हम लोगों को विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार हेतु तो नए तरीके ढूंढने चाहिए, जिससे वंचित समूह, जो समूह वंचित रह गया है वो भी सीख सके और आपकी क्लास में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने 13 नंबर क्वेश्चन को देख लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आगे आएंगे हम लेकर के। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास निकल के आ रहा है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। मतलब एक समावेशी कक्षा है, उसमें एक शिक्षक को विशिष्ट
शैक्षिक योजना जो हम लोग एजुकेशनल टीम बनाते हैं, एजुकेशनल स्कीम बनाते हैं, उस शैक्षिक योजना के बारे में क्या करना चाहिए ये यहाँ पे आपको बतलाना है। तो आइए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक नया नाम जो आपके लिए यहाँ पे मिल रहा है वो आप देखेंगे, समावेशी कक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं कि शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के तहत यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे उस अधिकार के तहत आपको एक समावेशी शिक्षा का समावेश किया गया है। यानी इस प्रकार के शिक्षा में यह वह प्रणाली है जिसमें सभी प्रकार के भेदभाव, अंतर, जातीयता को समाप्त कर दिया गया है और सभी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उन्हें एक समानता प्रदर्शित करते हुए उन्हें शिक्षा देना है, जिससे उनकी समाज में सहभागिता बढ़े, उनकी सक्रियता बढ़े, संवेदनशीलता बढ़े और अलग अलग नहीं रहे। तो इस तरह से समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का समावेश होता है, न कि उसमें किसी का अंतर किया जाता है। तो इस तरह से अगर समावेशी शिक्षा चल रही है तो इसमें एक शिक्षक का कार्य होता है कि वो हमेशा उन बच्चों के प्रति, उन क्लासों के प्रति वो सक्रिय रहे, जिसके कारण यह शिक्षा चल पाएगी। नहीं तो अगर किसी प्रकार के भेदभाव को यहां पर प्रदर्शित किया गया तो ये समावेशी शिक्षा का लक्षण या गुण समाप्त हो जाता है। इसलिए एक शिक्षक को जब भी समावेशी कक्षा चल रही है तो उसको हमेशा क्या रहना चाहिए फ्रेंड्स, सक्रिय रहना चाहिए और हमेशा उसमें एक से एक कदम बढ़ा करके उस शिक्षा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों में विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके, उसका नैतिक विकास हो सके, सभी बच्चों में एक तरह का अच्छे अच्छे गुण आ सके। तो इसी तरह से, इसी कारण से यहाँ पर समावेशी शिक्षा का प्रचलन किया गया है कि एक कैडर के बच्चे जो हैं वो ज्यादा विकास करते हैं, किसी कैडर के बच्चे कम विकास करते हैं। इसीलिए यहाँ पर सभी प्रकार के जातीयता, गुण, जेंडर को अलग करके सभी को एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाता है, जिसके कारण उन सभी में भी जो कमजोर वर्ग के हैं वो भी उनके बराबर आ सके और यहाँ पे समानता आ सके। यही समावेशी शिक्षा का कार्य है और यहाँ पे एक शिक्षक को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न को डील करने के लिए हमें ऑप्शन की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर आपको बता दिया कि समावेशी शिक्षा क्या है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ही 100% गलत है फ्रेंड्स कि किसी भी शैक्षिक योजनाओं को हमेशा नए रूप से क्या करते रहना चाहिए, तैयार करते रहना चाहिए। जो कहा जा रहा है कि तैयार नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी नहीं है। इसमें हमने बताया कि हमेशा आपको सक्रिय रह करके एक से एक नई नई यहाँ पर प्री प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे कि वहां पर बच्चों में अच्छे विकास का काम हो सके। तीसरा देखिएगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एकदम सही है फ्रेंड्स, कोई भी योजना जो शैक्षिक योजना है उसको एकदम एक्टिव रह करके आपके शिक्षक को तैयार करना चाहिए, यानी सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला है, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। ये तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यह गलत है। हतोत्साहित तो कभी किसी को करना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपने यहाँ पे समावेशी कक्षा के बारे में जाना और उसके अंतर्गत जो प्रश्न थे उसमें सही कौन होगा यह जाना। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के यहाँ पे बोर्ड पे आप ट्यूटोरियल के जैसा अगर सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने मित्र रणधीर के साथ यहाँ पर जुड़ करके और आप शिक्षक पात्रता परीक्षा के सारे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपके लिए, मैं लेकर के आ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपके पास, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। यानी कहा जा रहा है कि पठन वैफल्य बच्चों जो होते हैं उसके प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं। फ्रेंड्स, यह प्रश्न जो है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन नाम बदल दिए जाते हैं फ्रेंड्स। इसी को पठन वैफल्य को ही पठन विकार कहा जाता है, इसी को ही डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी आप सिर्फ डिसलेक्सिया को पढ़े हुए रहते हैं और पठन वैफल्य आ गया तो आप नहीं बता पाते हैं, पठन विकार आ गया तो आप नहीं बता पाते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि पठन वैफल्य जो है वह पठन विकार है, वही आपका डिसलेक्सिया है। तो यहां पर क्या होता है, जो डिसलेक्सिया के बच्चे हैं, थोड़ा मैं आपको डिसलेक्सिया के बारे में यहां पर डिस्कस कर देता हूं। डिसलेक्सिया के जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी शब्द को बोलने में
पढ़ने में या लिखने में वो अक्षमता प्रदर्शित करते हैं, वो धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं, वो पी को क्यू को नहीं पहचान सकते, पी को क्यू बोलते हैं, बी को डी लिख देते हैं, बी को ड बोलते हैं। तो वो बोलने में अक्षमता होती है, उनको लिखने में अक्षमता होती है और धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते हैं। तो यदि कोई बच्चा में इस तरह का लक्षण पाया जा रहा है, ब को व को ब कह दे रहा है, तो ये जो लक्षण पाया जा रहा है वो उसके पठन विकार से संबंधित है और उसी पठन विकार को यहाँ पर पठन वैफल्य भी कहा जाता है और उसी पठन विकार को डिस्लेक्सिया भी कहा जाता है। यानी डिस्लेक्सिया बच्चों की एक ऐसी अक्षमता है जिसमें बच्चे किसी शब्द को, कुछ खास शब्द को वो सही ढंग से नहीं बोल पाते हैं, सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं, सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं। ये बच्चों का लक्षण है जिसमें वह धारा प्रवाह, जिसके कारण वो नहीं बोल सकते हैं, वो नहीं लिख सकते हैं। ऐसे जो प्राथमिक लक्षण बच्चों में आते हैं वो डिस्लेक्सिया के होते हैं, वो पठन विकार के होते हैं, वो पठन वैफल्य के होते हैं। तो आइए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पठन वैफल्य के जो बच्चे हैं उसका प्राथमिक लक्षण क्या है। तो इसके ऑप्शन को हम देखेंगे जिससे यह क्लियर कर पाएंगे कि इसका क्या सही होगा। तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। न्यून अवधान विकार इस तरह का नहीं होता है, कोई भी नया अवधान या कोई भी नया विकार उनमें उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट है अपसारी चिंतन, अब पढ़ने में धारा प्रवाहित, ये अपसारी चिंतन नहीं होते हैं और ये धारा प्रवाह भी नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि इनमें अक्षमता होती है जो कि रुक रुक कर पढ़ते हैं या थोड़ा हल्का पढ़ पाते हैं, वे पूरी धारा प्रवाह में नहीं पढ़ पाते हैं। धारा प्रवाही पढ़ने की क्षमता, देखिए ये आपका ऑप्शन सही है कि डिस्लेक्सिया के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में, बोलने में, लिखने में अक्षमता होती है, वो ज्यादा स्पीड में काम नहीं कर पाते हैं। बोलने में वो क्या होते हैं, शब्दों का पहचान नहीं कर पाते हैं, शब्द को सही ढंग से नहीं बोल पाते हैं, यानी उनकी अक्षमता होती है, वे धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते, धारा प्रवाह नहीं लिख सकते, धारा प्रवाह नहीं बोल सकते। इस तरह की अक्षमता डिस्लेक्सिया के अंतर्गत आती है। एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, ये भी डिस्लेक्सिया के बच्चों का पहचान नहीं है। तो फ्रेंड्स, डिस्लेक्सिया के बच्चे हो या पठन विकार के बच्चे हो या पठन वैफल्य के बच्चे हो, उनका पहचान है कि वे किसी भी अक्षर को सही ढंग से नहीं पहचान कर पाते हैं, धारा प्रवाह नहीं बोल सकते हैं, धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं। ये इनका प्राथमिक लक्षण है। तो आप यहां पे जान गए क्योंकि यह एक नया नाम निकल करके आया फ्रेंड्स, पठन वैफल्य क्या है। ठीक है, तो पठन वैफल्य को ही पठन विकार कहा जाता है, जिसे पढ़ने में विकार या त्रुटि उत्पन्न होती है, और उसी को यहां पर जो कहा जाता है वो आपका क्या कहा जाता है, आपको डिस्लेक्सिया कहा जाता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे एक नया नाम पठन वैफल्य को जाना, तो आप अब जान जाएंगे कि पठन वैफल्य को ही डिस्लेक्सिया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेकर के आते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स आपके पास है। आइए देखिए, कहा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो लागू की गई है उसका में समावेशी शिक्षा का उल्लेख किया गया है। ये समावेशी शिक्षा का उल्लेख जो है किस अवधारणा पर है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये आपको बतलाना है। तो फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है इसमें समावेशी शिक्षा का उल्लेख किया गया है। इस समावेशी शिक्षा में कुछ अधिकार दिए गए हैं फ्रेंड्स, और वो बच्चों की ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति दी गई है, जिसमें एक खराब बच्चा, एक अच्छा बच्चा, एक जेंडर आधारित बच्चा, सभी बच्चों को एक समूह में ला करके एक समान अवसर, एक समान अधिकार प्रदान करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा विकलांग है तो विकलांग की अलग पढ़ाई होगी, कोई बच्चा अक्षम्य है तो उसकी अलग पढ़ाई होगी, कोई बच्चा तेज है तो उसकी अलग पढ़ाई होगी। इस तरह के बातों की चर्चा यहाँ पर समाप्त कर दी गई है और सभी अक्षम्य बच्चों या सक्षम बच्चे हैं उनको एक पौधान पर ला करके खड़ा कर दिया गया है और यह अधिकार दिया गया है कि एक विकलांग बच्चा भी जो है वह चलने वाले बच्चा के साथ, तेज बच्चा के साथ वह बैठेगा और उसके समान ही उसको अवसर प्रदान यहां पर किया जाएगा, जिससे कि उसके जैसा ही इसमें भी गुण आ सके। तो यहां पर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो आपको अधिकार आधारित मान्यता, मानवतावादी
परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। मतलब इसमें लोगों को अधिकार दिया गया है जो उसके मानवता से, ह्यूमैनिटी से संबंधित है, जिसमें आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको कम नहीं आंक सकते हैं और एक स्टेज पर ला करके खड़ा करना है। चाहे वो एक विकलांग बच्चा हो, चाहे हाथ से विकलांग हो, पैर से विकलांग हो या मानसिक विकलांग, उसको भी ला करके एक पावदान पर अच्छे बच्चों के साथ बैठाना है, जिससे कि उन्हें समान अवसर प्रदान हो और उसके जैसा वह सीख सके और समान गतिविधियां की तरफ भाग ले सके, एक अवसर प्रदान करना है। यानी अब आप जान गए होंगे फ्रेंड्स कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है बच्चों के लिए यहां पर अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। तो आइए अब चलते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन की ओर। देखिए आपका ऑप्शन क्या कुछ कह रहा है। यह व्यवहारवादी सिद्धांत है, यह गलत है। यह व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है, यह जो है लागू किया गया है सिद्धांत है। अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति आवृत्ति, तो ये सहानुभूति तो रखनी है फ्रेंड्स, ये हमें अपने से लगता है, लेकिन नियम में ये सहानुभूति नहीं दिखलानी है, बल्कि उनको एकदम राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत उन्हें देनी है। सहानुभूति नहीं दिखानी, उस पर विचार करके उस पर एक्शन लेना है, वो क्रियाशीलता होनी चाहिए। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मैंने अभी यही आपको बता रहा था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो अधिकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर अधिकार से संबंधित है और उसमें मानवता का मतलब है कि आप किसी को इग्नोर नहीं करेंगे। एक विकलांग बालक है, एक अच्छा बालक जो दौड़ पा रहा या अति कर पा रहा, उसको भी एक स्टेज पर ला करके बैठाना है यहाँ पे और समान अवसर पैदा करना है। तो ये मानवतावादी परिप्रेक्ष्य हो गई, ठीक है। यानी शिक्षा का अधिकार आधारित क्या है, अधिनियम में क्या उल्लेख किया गया समावेशी शिक्षा के बारे में, तो इसमें अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर बनाया गया है, जिसमें सभी वर्ग के, सभी तबके के बच्चे एक स्टेज पर आकर के खड़े होंगे और उनमें एक जैसी समानता का भाव पैदा करना है और सभी का उसमें समावेश किया जाना ही समावेशी शिक्षा। यानी समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर काम करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। ये देखिए फ्रेंड्स अलग बात होती है, मुख्य धारा में शामिल करने का मतलब होता है कि कोई भटक गए हैं, गलत कार्य काम कर रहे हैं तो वो होगा, लेकिन यहाँ पर समावेशी शिक्षा में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। समावेशी शिक्षा में जो अलग अलग विचार के बच्चे हैं, अलग अलग अशक्त बच्चे हैं, उन्हें सशक्त और अशक्त सभी बच्चों को एक जगह मिला करके पढ़ाई करना समावेशी शिक्षा का अंग माना गया है। इसलिए यहाँ पर समावेशी शिक्षा जो है अधिकार आधारित है, अधिकार दिया गया है उसमें, और अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 को हल किया। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 17। तो देखते हैं क्या कुछ इस प्रश्न में आपको मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से केंद्रित है। किस पर केंद्रित है, किस पर आधारित है, यह बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा नाम बता दूं। देखिए संरचनावादी और अधिगम, ठीक है, ये आपको प्राथमिक रूप से किस पर आधारित है। संरचनावादी का मतलब है कि निर्माण करना, नए नए संरचना करना, ठीक है। और यहाँ पे अधिगम मतलब लर्निंग, जिसको हमें क्या करना है, सीखना। तो ये किस पर आधारित होती है, तो ये जो होती है अवबोधन की प्रक्रिया पर आधारित है। अवबोधन क्या होता है, तो अपने अंदर का जो बोध है, अपने अंदर का जो ज्ञान है, अपने अंदर का जो विचार है, उसको ला करके नया नया यहां पर चिंतन करना और उसको प्रखर करना, निकालना, दिखलाना, ये आपका यहां पर अवबोधन का कार्य है। यानी अपने अंदर का जो बोध होता है, ज्ञान, और उसके आधार पर हम जिस चीज की संरचना करते हैं, निर्माण करते हैं, संरचनावादी करते हैं, तो ये अधिगम जो होता है, संरचना का अधिगम, जो नए नए अंदर के अपनी भावना के आधार पर आप निर्माण करते हैं, तो वो संरचनावादी जो होते हैं वो अवबोधन पर केंद्रित होते हैं। अवबोधन जो होता है वो किसी व्यक्ति के, किसी बालक के, किसी बच्चे के अपने अंदर का भाव होता है, जिसके आधार पर वह नया नया संरचना करता है। जैसे फ्रेंड्स यदि आप एक वर्ग में जाकर के किसी चीज पर बच्चों को कार्य करने के लिए दीजिए, तो हर बच्चा अगर अपने से बनाया हुआ होता है तो उसका चित्र या उसकी सोच या उसकी जो पर्यावरणीय बनावट होती है वो एक दूसरे से अलग होता है। तो ये एक दूसरे से जो अलग
हो गई संरचना यह किसके आधार पर हो रही है, तो उस बच्चों के अवबोधन के आधार पर हो रहा है। यानी उसके अंदर क्या बोध हो रही है, उसके दिमाग में क्या बात चल रही है, तो वो जैसा सोचता है वैसे ही संरचना का वह निर्माण करता है। इसी कारण से इसको अवबोधन पर केंद्रित माना गया है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ ऑप्शन है, हम ऑप्शन की ओर चलेंगे तब हमें और भी क्लियर होगा। संरचनावादी ढांचे में अधिगम यत्र वक्त करने पर आधारित है, मतलब हमको जो मन कर रहा है वही हम करें, इस पे आधारित है, यह नहीं है। प्रबलन पर केंद्रित है, प्रबलन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एकदम जो है हम टिक गए कि यही हमको होना चाहिए तो होना चाहिए, नहीं, संरचना में हमें नए नए विचार, नए नए अवबोधन की बात आती है, तो ये प्रबलन पर नहीं है। अब देखिए यहां पर अनुबंधन द्वारा अर्जित है, मतलब कि हमें जो अनुबंधन हमें जो कहा जा रहा है उस पे अर्जित है, तो उस पे भी नहीं अर्जित है। चौथा है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, तो आप देख लीजिए यहां पर संरचना जो होता है अवबोधन के आधार पर होता है, यानी हमारे अंदर जो हमारे भाव चल रहे हैं उसके आधार पर हम किसी टॉपिक पर लिखेंगे। एक अलग व्यक्ति जो होंगे वो अपने अवबोधन के आधार पर उस बातों को लिखेंगे या उस फिगर को बनाएंगे, तो ये अवबोधन के आधार पर जो होता है केंद्रित होता है, जिसके कारण यहां पर संरचनावादी में अधिगम जुड़ा हुआ रहता है। मतलब संरचनावादी अधिगम जो है वह आपके अवबोधन पर केंद्रित है, जो कि यहां पर प्राथमिक रूप से दिखता है। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे अवबोधन क्या है। और समाजवादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किससे जुड़े हुए रहते हैं, किस पर केंद्रित होते हैं, इन सारी बातों की चर्चा हमने आपको यहां पे कर दी। तो इस तरह के ट्यूटोरियल क्लास के साथ आप जुड़िए फ्रेंड्स, और इस तरह के सारे प्रश्नों को आपको मैं हल, चाहे कि कोई भी ईयर का सीटेट हो, मैं आपको यहां पे करवाऊंगा। तो आप हमारे चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़ जाइए और सीटेट का बोझ कम कर दीजिए, यानी आप सीटेट पास कर जाइए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कुछ आपसे कह रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों, यहाँ पे एक नया चीज है, सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे बच्चे के मन में अनेक प्रकार की घटनाएं बैठी हुई रहती है, अनेक प्रकार की बातें बैठी हुई रहती है, तो बच्चों के लिए एक सिद्धांत जो है सहजानुभूत सिद्धांत, यानी सहज अनुभूति का सिद्धांत जो दिया गया है, उसके संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स थोड़ा सा हम यहाँ पे आपके लिए देखिए एक वर्ड है सहजानुभूत सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सहजानुभूत सिद्धांत, ये क्या चीज है ये हम आपको यहाँ पे बतला देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सहजानुभूत सिद्धांत है, इसका मतलब है कि बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो उसके पहले उनके मन में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां मन में बैठी हुई रहती है, तो उन भ्रांतियों को अलग करना, उनके मन में जो अलग विचार आ रहे हैं उनको अलग करना, इस प्रकार की जो मनोवृत्ति बच्चों के मन में विद्यालय आने के पहले बैठी हुई है, तो उसको हटाने का जो विचार होता है उसको हम लोग सहजानुभूति सिद्धांत कहते हैं। वह सहजानुभूति सिद्धांत जो वह अपने मन में पाले हुए हैं उसको हटाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के उसको प्रमाण देना चाहिए और उसके बाद उसके मन से विकार को हटाना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स यदि कोई बच्चा शुरू आ रहा है तो उसको किसी बच्चे के द्वारा या किसी बड़े के द्वारा या माता पिता के द्वारा यह बता दिया गया है कि तुम विद्यालय जाओगे तो तुमको शिक्षक के द्वारा मारा जाएगा, पीटा जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो पटक दिया जाएगा, बहुत सारी बातें इस तरह का दंडित किया जाएगा, बताया जाता है, जिसके कारण बच्चे क्या होते हैं, सहमे हुए विद्यालय में आते हैं सहजानुभूति सिद्धांत के अनुसार। तो अब आपको क्या करना है कि जो इस प्रकार की प्रवृत्ति उनके मन में बैठी हुई है उनके पास आप जाकर के उनके साथ खेल करके पढ़ाएंगे, उनसे अच्छा से मित्रवत जैसा व्यवहार करेंगे, अपने बच्चों के जैसा व्यवहार करेंगे, तो उनके अंदर की जो अनुभूति बैठी हुई है वो क्या होगा, एक प्रकार से अलग हो जाएगा और वो आपसे मिलने लगेंगे और सहज अनुभव करने लगेंगे। यही आपका सहजानुभूति का सिद्धांत कहलाता है फ्रेंड्स। यानी उनके मन में जो बैठी हुई बातें जो सहज रूप से बैठी हुई है उसको एक शिक्षिका के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रयोग करके उनके मन से निकाल देना, ये सहजानुभूति कहलाता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन की और क्या कुछ ऑप्शन है। बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो सिद्धांत है, जो आपको कार्य करना है उसको आप अनदेखा कर दिएगा।
बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये तो 100% गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी बच्चों को दंडित करना एकदम बंद कर दिया गया है या न्यायिक हिरासत में आ गया, इसलिए बच्चों को दंडित करना यह ऑप्शन नहीं होगा। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। याद करना और रटाना भी यह आपका नियम से हट गया है, इसलिए यह भी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती दिया जाना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स सही बात है कि बच्चे के अंदर जो सहज अनुभूति हो रही है, जो विचार आ रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे, तो उसको आप प्रतिकूल प्रमाण, उसी की तरह साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध कराएंगे और उदाहरण के रूप में उसके बीच प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों की चुनौती दिया जाना चाहिए, जो कि आपका 4 नंबर यहां पर ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये फ्रेंड्स इस प्रकार जो सहजानुभूति का सिद्धांत है, जो मन में बच्चों की प्रवृत्तियां बैठी हुई है, उसको हटाने के लिए एक शिक्षिका को अलग अलग प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए, जो उसको सामने दिखाई दे कि हाँ ये चीज होता है, और उसको चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। तो ये इसके मुख्य आंसर थे जो सहजानुभूति सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 19, जो आप देखेंगे कि क्या कुछ आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, ये आपको यहां पे जानना है। तो आइए फ्रेंड्स यहां पे आप थोड़ा सा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के बारे में हम आपको बताते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब जो यहाँ पे पढ़ाई का जो सिस्टम बन गया है, वह पढ़ाई है बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र, यानी इसमें बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना है, यानी बच्चों से आपको ज्यादा वर्क लेने हैं, बच्चों के अनुभव को आपको परखने हैं, बच्चों से कार्य ज्यादा करवाने हैं। ये नहीं कि शिक्षक जहाँ पहले का जो शिक्षण था वो शिक्षक केंद्रित था, जिसमें शिक्षक अधिक प्रतिक्रिया में भाग लेते थे और बच्चों के बीच जाकर के सिर्फ बोलते रहते थे, करते रहते थे। लेकिन अब की जो बात है उसमें बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना है। वह शिक्षा जो है बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसमें बच्चों को केंद्र में रखकर ही सारी प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वह बच्चा के अनुभव पर आधारित है, बच्चा क्या अनुभव करता है, किस तरह का फीलिंग करता है, ये आपको इस शिक्षा में यहां पर देखना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बाल केंद्रित शिक्षा अब यहाँ पे जो चलाई गई है वो बच्चों से संबंधित है, जिसमें आपको बच्चा का केंद्र में रखना है और उससे सारी अनुभव को आपको शेयर करना है कि बच्चा इस टॉपिक से, इस विभाग से, इस संबंध से क्या वो सीख रहा है, क्या उसके मन में प्रवृत्तियां चल रही, ये उसके से रुझान निकलवा करके आपको देखना है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के विचारों से संबंधित है, बालक के मनोभावों से संबंधित है, सारा केंद्र जो है बालक से संबंधित। तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। केवल पाठ पुस्तक पर निर्भर रहना है, ये तो एकदम गलत है फ्रेंड्स, यानी बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों से संबंधित है, न कि यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से संबंधित है कि आप पाठ्य पुस्तक उसको पूरे दे दीजिए और उसी पर उसको निर्भर करवा दीजिए। नहीं, उससे क्या अनुभव कर रहा है वो आपको बालक को केंद्र में रख करके देखना है, बनवाना, ये बाल केंद्रित है। बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना है, यहां पर आपने देखा कि बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना है, यह एकदम सही आंसर है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में क्या करना है, तो आपको जो बच्चा का एक्सपीरियंस है, बच्चा जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से आपके बीच उपस्थित हो रहा है, तो उसके अनुभव को प्राथमिकता देना है। यह बाल केंद्रित शिक्षा का यहाँ पर आपको शिक्षा शास्त्र का विशेषता है। यत्रवत याद कराना, ये आपको बाल केंद्रित शिक्षा का नहीं है। योग्यता के आधार पर नामांकन करना, ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा का गुण नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता दिया जाता है, बच्चों के कार्य को प्राथमिकता देना है, बच्चों से आपके कार्य लेने हैं, उसके अनुभव को देखने हैं, उसके गुण को निखार करके लाना है। ये सभी कार्य जो है बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में दिया गया है। तो ये इसके मुख्य फंडा थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन 2 सही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर आपका 20 होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, क्या कुछ कह रहा है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से ... है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है और संबंधित नहीं है।
आइए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं यहाँ पर संवेग और संज्ञान के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, जिससे पता चल सके कि ये स्वतंत्र है कि सन्निहित है कि संबंधित नहीं है या पूर्णतः अलग है। तो मैं आपको बता दूं, संवेग एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों के प्रति किसी के मन में उसके नाड़ी, श्वसन तंत्र, ये सब जिज्ञासु चीजें कार्य करते रहती है और वह उसी संवेग के आधार पर किसी से लिपटा हुआ रहता है, किसी के साथ रहता है, उसके साथ अच्छी अनुभूति करता है। तो ये संवेग का रूप है। ठीक है, संवेग के कारण ही छोटा बच्चा जो है माँ से अलग नहीं हो पाता है, वह उसके धड़कन को, उसके दिल को, उसके गर्मी से वो रूबरू होता है। तो ये यहाँ पे संवेग है। लेकिन संज्ञान क्या है? तो संज्ञान भी उसी प्रकार से है, जिस तरह से यदि आपके मस्तिष्क में कोई बातें आ जाती है तो उसका समस्या का समाधान करना, उसका निराकरण करना, वो उसके लिए दौड़ पड़ता है और वह कार्य करने लगता है, तो वो संज्ञान होता है। तो इस तरह से संवेग भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, संज्ञान भी उसी तरह कार्य से जुड़ा हुआ है। तो ये एक दूसरे से सन्निहित है, एक दूसरे से क्या है, मिले हुए हैं, संवेग और संज्ञान। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है कि पूर्णतः अलग है। तो देखिए, हमने बताया संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र भी नहीं है, सन्निहित है। देखिए, मिले हुए हैं, संबंधित नहीं, ये नहीं है, क्योंकि संवेग मतलब किसी भी चीज के अंदर की आपकी इच्छा, जिससे आपको जुड़ाव होता है, उसके प्रति, उसके साथ आप रहना चाहते हैं। कभी आप देखते हो कि एक बच्चा को आप उसकी माँ की गोद से लेते हैं तो बच्चा रोने लगता है। किसके कारण होता है? तो ये उसके संवेग के कारण होता है। वो उसके साथ सटा हुआ रहता है, उसकी हर नाड़ी के, उसकी ग्रंथि को जानता है, जिसके कारण वो रोने लगता है कि वो दूसरे जगह जा रहा है। उसी तरह से संज्ञान में क्या होता है कि यदि आपको कोई कार्य है आपके मस्तिष्क में आ जाए तो आपको वो करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, आप उसको छोड़ते नहीं, उसका हल निकालना चाहते हैं। तो इस तरह से दोनों में एक संबंध होता है, तो वो एक सन्निहित है, संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने यहाँ पे 2019 में जो एग्जाम हुए थे, दिसंबर 2019 में जो एग्जाम हुए थे, उसके अंतर्गत पेपर 1 यानी पेपर 1 to 5 हो गया। उसमें पेपर पार्ट 1 जो होता है वह आपका होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिससे 30 प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बड़ी नहीं हो, इसके लिए हम आपके बीच यहाँ पर इस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में 10-10 प्रश्न करके हमने बनाया है। तो फ्रेंड्स, यह एक जस्ट ट्यूटोरियल क्लास आपका है, जिसमें आप जुड़ करके एक ट्यूशन के जैसा आप घर पर ही पढ़ाई कर सकते हैं और सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, अन्य स्टेट की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़िए और इस तरह के प्रश्नों को, यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्नों का हल, पूर्व प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कीजिए और सारे यहाँ पर टॉपिक भी आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहें तो इसके लिए आपको धन्यवाद। फिर मैं मिलूंगा आपसे इसका पार्ट 3 लेकर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।